दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जैसा कि आप जानते हैं, अंबेडकर नामा की एक कोशिश है कि जो ग्रेट मैन वुमन महापुरुष नायक और नायिकाएं उनके लाइफ स्ट्रगल कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको सुनाता हूं, पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं। और इसी क्रम में डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स एंड स्पीचेस से हमने तकरीबन 600 से ज्यादा वीडियोस आपको सुनवाए हैं। लेकिन एक कोशिश ये भी होती है कि प्रेजेंटली जो एट प्रेजेंट टाइम जो लोग काम कर रहे हैं लिटरेचर के फील्ड में, पॉलिटिक्स में, एकेडमिक्स में, लिखते पढ़ते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और भारत के सेकुलर फैब्रिक को बनाए रखना चाहते हैं, प्लूरल सोसाइटी को बनाए रखना चाहते हैं, वैसे लेजेंडरी लोगों से भी आपको मिलवाता हूं। आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ हैं शशि थरूर साहब, डॉक्टर शशि थरूर साहब। परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परिचय मैं दे देता हूं। 3 बार से त्रिवेंद्रपुरम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सब आप जानते हैं। अभी कांग्रेस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन्होंने लड़ा था, ये भी आप जानते हैं। लेकिन मोर देन दैट, थरूर साहब मल्टी फेसेटेड, मल्टीलिंगुअल स्कॉलर भी हैं। स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई है, डिप्लोमैट, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन और ऑथर। 24 किताबें इनकी छप चुकी है और देश विदेश के कई सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। साहित्य अकेडमी तो है ही, रामनाथ गोयन का अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन बुक्स, द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज एंड द क्रॉस वर्ल्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2010 में जब पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे तो एनडीटीवी से भी न्यू एज पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिल चुका है। लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, और मेरे लिए इनकी राइटिंग्स जितना पॉलिटिक्स मायने रखता है उससे कम किसी भी सूरत में उनकी राइटिंग्स मायने नहीं रखती। मेरे लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी लेटेस्ट इनकी एक किताब आई है, और अंबेडकर अ लाइफ सॉर्ट ऑफ बायोग्राफी, और आज इसी किताब पर चर्चा करने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। टेलीविजन पर खोलकर बच्चों को भी सुनाइए, क्योंकि अंबेडकर नामा पर मन की बात नहीं, काम की बात होती है। स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आज तो आपका इंटरव्यू हिंदी में ही करूंगा मिला जुला कर। ये किताब देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कहाँ से छपी है, कि अगर आप पढ़ना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं इस किताब को। जी सर। मेरे ख्याल में अगले साल हिंदी में भी निकलेगा। ये सवाल मैं पूछने वाला था। वाणी प्रकाशन ने अच्छा अनुवाद कर रहा है। अच्छा, अनुवाद कौन कर रहे हैं? वो तो मुझे मालूम नहीं, पब्लिशर से पूछना पड़ेगा। लेकिन अच्छा, कोई तो मैंने एक किताब अनुवाद किया था। अच्छा। अरुंधति रॉय का डॉक्टर इन द सेंट। जी। एक था डॉक्टर, एक था संत, हिंदी में अनुवाद किया था, राजकमल ने छापा। ओके। सो आते हैं पॉइंट में सर। ये किताब जब आप स्टूडेंट थे 70s, उस समय लेफ्ट मूवमेंट, नक्सलवाद जोड़ों पे था, और डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग्स, स्पीचेस से लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर उस तरीके से नहीं थे। एक दलित पैंथर मूवमेंट महाराष्ट्र में चल रहा जी। आपको अंबेडकर के आइडियाज, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पहला सामना कब हुआ? देखिए, उस जमाने में ज्यादा नहीं जानता था मैं। मुझे सब लोग जो हेडलाइन जानते हैं कि दलित नेता थे और दलित कैपिटलिस्ट के लिए बहुत काम किया, और दूसरी बात है कि संविधान का लेख, मतलब वो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था, और उसके रूप में नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन का लिखने में उसका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन उससे ज्यादा कोई डिटेल नहीं पता था। मैं सही बात कहूँ तो मैं तो नक्सलों से भाग के कलकत्ते छोड़ के दिल्ली आया था पढ़ाई करने के लिए। मैं तो मेरा हाई स्कूल कलकत्ते में किए, लेकिन उस जमाने में इतने सारे तकलीफें होते थे यूनिवर्सिटी में। एक्चुअली जिस साल मैं अप्लाई करना था मुझे यूनिवर्सिटी को, जादवपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मारा दिया नक्सलों ने। तो उस किस्म के हालत में कलकत्ते में यूनिवर्सिटी जाना, सब लोग कहा कि बिल्कुल अक्लमंद नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि 3 साल की डिग्री कितने साल लगेंगे खत्म होने के लिए, कि परीक्षा अगर टाइम पे हो गया नहीं, और अगर परीक्षा हुआ और आप जा सके और आप अंदर घुस के लिख सके कि किसका मार्क मिलेगा आपको अंत में। तो कहा कि सब लोग कहा कि कलकत्ते से भाग के चले जाओ। तो उस बाद में कलकत्ता स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली आए और यहाँ पढ़ाई। यहाँ तो उस जमाने में मैं तो यहाँ था 72 to 5। सबसे बड़ा जो राजनीतिक मूवमेंट थे वो तो जेपी का, वो जो टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट, विप्लव, पूर्ण विप्लव का जो आंदोलन चल रहा था। लेकिन अम्बेडकर जी के बारे में उस वक्त ज़्यादा बहुत बातचीत नहीं हुई। तो इसलिए मैं तो इस पे चला था कि हमारे देश के भविष्य के लिए जो कुछ हम सोचना है, पढ़ना है, ये सब तो हम यूनिवर्सिटी में जाया करेंगे। फिर
मैं भी सोच रहा था कि उस ज़माने में कि IAS IFS की परीक्षा लिख के काम करूं, लेकिन मेरे आखिरी साल मुझे स्कॉलरशिप मिला अमेरिका जाने के लिए। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, अगर आइंदा मौका नहीं मिले तो इस बार जाके देखेंगे कैसे, उसके बाद वापस आके परीक्षा देखेंगे। और जब मैं जा रहा था, ये इमरजेंसी भी अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हुआ, तो मुझे लगा कि ये अच्छा समय है कि हाँ, इमरजेंसी के इस वक्त हम ज़्यादा नहीं करेंगे। हम अमेरिका में जाके पढ़ाई लिखे वो सब कर रहा था, और वहाँ से देख पाया कि जो कुछ चल रहा था हमारे देश में अच्छा नहीं। तो मैंने किया कि जब सरकार इस किस्म की चीज़ें कर सकते कि सरकार के लिए काम करना अच्छा है या नहीं। और मैंने मास्टर्स करने के बाद PhD भी करने तय किया, क्योंकि ऐसे तो परीक्षा लिखने का डिसीजन पोस्टपोन कर सके। और PhD करके मुझे यूनाइटेड नेशंस पे जो संयुक्त राज्य संगठन होते हैं वहाँ मुझे मौका मिला। यंगेस्ट PhD होल्डर, यंगेस्ट था, क्योंकि मुझे 22 मेरा सबसे ये बड़ा डर था कि मुझे मेरा स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगा, और अगर स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूं, मुझे जीने का कोई, क्योंकि आपको पता है कि उस जमाने में भारत के तनख्वाह तो बहुत छोटे थे। मेरे पिताजी का पूरा तनख्वाह टैक्स के पहले 5,000 रुपये थे। वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव था स्टेट्समैन अखबार में, लेकिन उनका टैक्स देने के बाद मेरे ख्याल में हाथ में करीब 330 से 3,000 मिल जाते थे, शायद उतना भी नहीं, और उसमें तो 3 बच्चों को पैदा करता था। तो मुझे जब स्कॉलरशिप मिला, मेरा तनख्वाह उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो मुझे पता है कि स्कॉलरशिप गए तो रहने का कोई इजाज़त नहीं, इसलिए मैंने बिल्कुल 18 घंटा काम किए। और उस वक्त जो भी टेक्निक्स थे कि हमारे पीरियड शॉर्टन करने के लिए, जैसे कि मास्टर्स को डिफेंड करने के लिए एक थीसिस डिफेंस होता है, और PhD को क्वालिफाई करने के लिए 1 साल के बाद एक और ओरल एग्जाम देना पड़ता है। तो मैंने एक पिटिशन लिख के मांगा कि दोनों ओरल एक साथ करें। तो वो लोग कहा तुम बेवकूफ़ हो, तुम अगर PhD लेवल पे नहीं पास हो तो MA भी फेल हो जाएगा, और तुम तो स्टार स्टूडेंट हो, मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला था, सब सारे में मुझे A+ का ग्रेड था। तो मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करूँगा, रिस्क ले लूँगा, और भाग्य से ही हुआ। तो मुझे 1 साल वैसे सेव हो गया। फिर एक और साल मैंने सेव किया, क्योंकि मैं वो साल के अंत यहाँ आके, मेरा PhD थीसिस था पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो एक उस जमाने का एक कॉन्सेप्ट था जो अभी सारे लोग भूल गए, लेकिन political development was the development of institutions, personnel, practices, policies in a country. Americans इसके बारे में सोच रहे थे कि जैसे कोई भी देश जो उनके सिंपैथेटिक देश थे, लैटिन अमेरिकन डिक्टेटरशिप वगैरह, जो अमेरिका के जैसे बन रहे हैं, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी बनवा दिया। मैंने उसको लेके फॉरेन पॉलिसी पे अप्लाई किया कि भारतीय फॉरेन पॉलिसी कैसे बना, कौन से किस किस्म के इन्वॉल्वमेंट्स, पार्लियामेंट का क्या रोल था, इंटरेस्ट ग्रुप्स का क्या, पब्लिक ओपिनियन के कुछ इन्फ्लुएंस है, अखबारों के एक्सपर्ट्स के क्या कहते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन क्या, उस जमाने में भारत में थिंक टैंक्स ज़्यादा नहीं थे, ये सब पढ़ाई करके पॉलिटिकल डेवलपमेंट मेकिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी। मैंने जो पीरियड चुन लिया था इंदिरा गांधी जी की फर्स्ट टर्म 66 to 77, और भाग्य से उनकी सरकार गिरी 77 के चुनाव में, तो मैं जल्दी यहाँ आया। सारे लोग मुझसे बात करने के लिए तैयार थे। इंदिरा गांधी से 2 बार मिले, एक डेढ़ घंटे के लिए, बट लेकिन बाकी सब जो उनके एडवाइजर्स थे, सारे फॉरेन मिनिस्टर जिंदा थे, सब बाकी दिनेश सिंह जी, चागला साहब, स्वर्ण सिंह जी, सबसे मुलाकात हुई। फिर उनके जो एडवाइजर्स थे, हक्सर साहब, जी पार्थ सारे वो भी जिंदा थे, उनसे भी बात की। और एम्बेसडर्स जो हमारे फॉरेन सर्विस के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका तो कोई डर नहीं था कि इंदिरा गांधी चली गई होगी, किसी को विश्वास भी नहीं था कि कभी भी वापस आएगी। तो वो लोग भी बहुत फ्रैंकली बात की, वो बहुत अच्छा इंसाइट्स वाले मुझे PhD करके रीजंस ऑफ स्टेट पब्लिश किया। फिर उसके बाद मैं UN पे गया, और UN के जाने के बाद 2-3 नॉवल भी छपाए। आपको शायद ग्रेट इंडियन नॉवल के बारे में सुने होंगे, मुझे कुछ अवार्ड्स मिले से। और फिर जब UN में मेरी जिम्मेदारियां ज़रा सा बढ़ते जा रहे थे, किताब लिखने में मुझे, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मुझे बहुत ज़रूरी थी कि किताब लिखें, लेकिन जो भी मैं लिखूं इंटरप्टेबल होने चाहिए था, क्योंकि इतने बड़े काम जो होते हैं ना, लोग फ़ोन करते हैं, आते हैं, कहीं शॉर्ट नोटिस पे कहीं जाना पड़ता है, पीस कीपिंग में मैं युगोस्लाव युद्ध में काम कर रहा था वगैरह। तो इसलिए अंत में मैंने सोचा कि नावल लिखना नामुमकिन है, क्योंकि नावल लिखने के लिए आप एक अलग दुनिया को अपना सिर के अंदर बनाना पड़ता है, और वो अगर टूट गए तो यू कांट कीप रिक्रिएटिंग। तो मैंने नॉन फिक्शन लिखना शुरू किया। उसके बाद मेरे पहले 5 किताबों में 4 फिक्शन थे, और उसके बाद मेरे सारे किताबें नॉन फिक्शन, और इसमें से 2 बायोग्राफी है। दोनों का एक ही ये है, नेहरू जी के बारे में एक 2003 में, और आज अम्बेडकर साहब के बारे में, क्योंकि मुझे लगा कि ये 2 महान व्यक्ति हैं जिनके बारे में
अच्छे किताबें हैं, लेकिन अच्छी किताबें 700 पेज से ऊपर होते ऊपर हम हैं या बड़ा 10-12 वॉल्यूम्स होते हैं, हाँ। कोई भी पढ़ेगा नहीं। और आजकल के हमारे जवान जनरेशन जो होते हैं जी उनके लिए मेरे ख्याल में अगर संक्षिप्त में आप कुछ बता सकेंगे वो पढ़ने के लिए चांस ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने ये किया। नेहरू जी का किताब भी यही है कि पहले आत्मकथा जो उनकी लाइफ हिस्ट्री जो है, जी समराइज जो भी ऑल द इम्पोर्टेंट इंसिडेंट सब कुछ उनको हो जाना चाहिए। उनकी भी लेख में कुछ कोट सब लगा के कर दें और अंत में एक सेक्शन में उनकी लेगेसी को समझ के जी कि क्या है उसकी ज़िंदगी के इम्पैक्ट आज के ज़माने के लिए। जी तो जब मैं नेहरू जी के बारे में लिखा, वाजपेयी साहब का सरकार था, तो वैसे भी हमारे देश में नेहरू जी के लेगेसी के बारे में बहुत प्रश्न पूछना शुरू हुआ था। ये आपको पता है मोदी साहब जब आए तो उससे भी ज़्यादा हुआ और पेंगुइन ने इस किताब को एक और बार प्रिंट किया 2017 में, जी क्योंकि उन लोग सोचा कि अभी ये जो नेहरू की लेगेसी कितना बड़ा विवाद हो गया। अंबेडकर साहब के बारे में विवाद बहुत कम है क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी, उनकी जो रेपुटेशन है बढ़ते गए उनके देहांत के बाद। आपको मालूम है कि वो 65 साल में उनका देहांत हो गया 1956 में। और उसके बाद तो जब मैं ये किताब शुरू किया 65 साल हुआ था, तो मैंने बोला कि बिल्कुल उसी ये मिडिल पॉइंट में उनके देहांत, अभी उसकी ज़िंदगी में क्या क्या इम्पैक्ट था वो समझने के लिए टाइम ठीक है। तो मैं इनके सारे जो प्रसिद्ध बायोग्राफी से मैं जल्दी पढ़ के देख लिया और उनके जो लेख और भाषण सब कुछ पढ़ना नामुमकिन था क्योंकि 17,500 पेज है। अंबेडकर साहब जैसे जी पूरे वॉल्यूम्स छपे भी नहीं, मेरे ख्याल में करीब 26 वॉल्यूम, हाँ 17 आ गया लेकिन 26 होने वाला है। जी तो इस हालत में तो बिल्कुल नामुमकिन था। तो मैंने सोचा कि ज़रूरी से पढ़ेंगे। जैसे प्रोफेसर बालचंद्र मुंगेकर जो है मेरा दोस्त है, उनका जो कॉम्पिलेशन 400 पेज में एसेंशियल राइटिंग्स है और कई दूसरे वॉल्यूम्स में आप शायद आकाश सिंह राठौर की किताब जानते होंगे, एसेंशियल अम्बेडकर, ऐसे धनंजय कीर का तो पूरा बहुत मोटा किताब है। और अपना एक और है सहारे सहारे साहब की भी काफ़ी अच्छे बायोग्राफी है। तो ये सब पढ़ के और फिर आजकल इंटरनेट भी है और इंटरनेट में कई चीज़ें हैं जो किताब के अंदर नहीं छपे अब तक। तो ये सब डिटेल्स पढ़ के समझ के मैंने कैसे संक्षिप्त में कहानी बता सकता हूँ, ऐसे करने की कोशिश किया। और मेरे ख्याल में यही है इस बुक की शायद सबसे यूजफुल सबसे उपयोगी चीज़ ये है कि 4 घंटे के अंदर पढ़ सकते हैं। कोई भी जवान लड़का जो एक लंबा रेलगाड़ी की जर्नी में जा रहा है, ये किताब लेके जाए तो आराम से पूरा पढ़ के अंबेडकर साहब की ज़िंदगी के सारे महत्वपूर्ण घटनाएं सब कुछ हैं और उनके जो हमने हमें सिखाने की कोशिश की उनके जीवन के उदाहरण से और उनके लेख और भाषण से, वो भी सारे। इसमें आपने 3 कैविएट भी लगाए हैं जी, जरा दोस्तों को बताइए क्या क्या कैविएट है। देखिए, एक तो मैंने कहा कि मैं दलित नहीं हूँ, हाँ और ये तो कहना ज़रूरी है क्योंकि मुझे याद है एक बार कुछ साल पहले जब मैं तो इधर उधर लिखता हूँ ना आर्टिकल्स वगैरह, एक बार मैंने एक आर्टिकल लिखा था, कोई विवाद था, वो राजदीप सरदेसाई ने कुछ कहा और लोग कहा कि कास्ट सिस्टम। मैंने कहा देखिए आप सोचिए कि राजदीप जैसे बंदा, और मुझे मालूम है क्योंकि वो मेरा स्कूल मुंबई में पढ़ा था, मुझसे कम उम्र का है, लेकिन उसी किस्म का। मैंने बोला इन लोगों के लिए जाति उनका समझ में नहीं है। अगर इन किस्म के लोगों के बारे में आप सोचें कि दे थिंक ऑफ कास्ट द वे एन इंग्लिशमैन विल थिंक ऑफ हिज ओल्ड स्कूल टाई, कि हम सारे हैरो के लिए हैरो में गए थे, हम सारे ईटन की क्रिकेट टीम के लिए खेले थे, उस किस्म के स्पिरिट में ये कहते हैं कि मैं गौर सरस्वत ब्राह्मण हूँ। मेरे ख्याल में इसमें कोई कास्टिज्म ऐसे नहीं है। राजदीप का यही सोच है, मैंने लिखा। अब मैंने कहा कि मेरा अगर उदाहरण ले ले कि मेरे माता पिता जाति के बारे में कुछ बताया भी नहीं मुझे और मेरी बहनों को। और मुझे जब मैं 11 साल का था, एक दिन स्कूल में ऋषि कपूर जो मेरा स्कूल का मेरा सीनियर था, उसने पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है। मुझे मालूम नहीं था। ऋषि कपूर ने पूछा। अच्छा। तो मुझे वापस जाके पूछना पड़ा कि क्या हो गया। और पिताजी ने समझाया कि गांधी जी ने कहा है कि जाति बाती बात छोड़ दो, लेकिन अगर तुम्हें जानना है तो यह है वगैरह। पिताजी ने उनका जाति का सरनेम भी छोड़ दिया था कॉलेज के ज़माने में। तो मैंने कहा कि आई ग्रो अप ओब्लिवियस ऑफ कास्ट। तो तुरंत एक 18 साल वाली दलित लेखक इंटरनेट पे एक ब्लॉग लिखी, मुझे बिल्कुल आक्रमण करके। उसने कहा कि he should realize that being oblivious of caste is also a position of privilege. Yes. No Dalit can afford to be it. oblivious of caste. तो ये बोल के मुझे बहुत मेरा मन में लगा, अफसोस हुआ मैं कि देखिए ये सही है
जिनको अपनी जाति के बारे में एस्केप नहीं कर सकते हैं, उनसे आप कैसे कहेंगे कि मैं जाति के बारे में नहीं सोचता? जी 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 तो सोचना ही पड़ेगा। जी जब दूसरों के मन पे, तो मैंने कहा कि कोई भी कह सकता है कि थरूर की राय क्यों जाने हम, ये दलित नहीं है। तो मेरा पहला कैवियट यही था कि है। दूसरी कैवियट तो एक्चुअली लेखक के लिए मैंने लिखा कि देखिए, अंबेडकर साहब की जिंदगी में कुछ घटनाएं थे मैं जो लिखा हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इज अ मैन ऑफ आइडियाज। पूरे समय वो बैठ के लिखा। उनका देहांत भी हुआ, उनकी आखिरी किताब के आखिरी लफ्ज लिखे, उसका सिर टेबल पे गिर के वो मर गया। मतलब इतने मतलब मैन ऑफ आइडियाज, सोच, शब्द, लफ्ज। मैंने इस बुक का एपिग्राफ जो लिखा है संत तुकाराम, जो उसने कहा था कि शब्दों हैं, वर्ड्स आर आवर मोस्ट प्रेशियस एसेट। तो मैंने कहा ये था अंबेडकर की, मतलब उनकी वर्ड से उनको डिफाइन हो जाता है। जी। तो अगर आप एक मैन ऑफ एक्शन की बायोग्राफी पढ़ें, उनकी आत्मकथा पढ़ें, तो कहानी अलग होगी। यहाँ तो ये ज्यादा धरना, ऑफ कोर्स 2-3 बड़े धरने थे उनके, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनके डिबेट्स, उनके लेख, उनके भाषण, उनके किताब। तो ये भी मैंने कहा कि स्लाइटली ब्लडलेस टेल होगा। आप भी वार्न्ड हो गए। अभी थर्ड कैवियट क्या था मेरे को याद नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, इतिहास। हाँ, इतिहास। देखिए, ये तो नेचुरली उस जमाने के टाइम, मैं तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ के मैं लिखने की कोशिश किया। और मैं ये भी कहूँगा कि इतिहास के बारे में लिखना, नन ऑफ अस रियली नोज कि उस वक्त की सोच क्या थे, उस वक्त के लिमिटेशन क्या थे, लेकिन यू हैव टू हैव सम सिंपैथी फॉर द कॉन्टेक्स्ट। मैं तो, मेरे ख्याल में अगर एक बायोग्राफी लिखना है तो आपका बेसिक सिंपैथी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसे मैं अरुण शौरी साहब का किताब जो थे उनके खिलाफ, मैंने सोचा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसका शुरुआत से अंत तक वो खिलाफ थे। तो 700 पेज या 770 पेज व्यक्ति के बारे में लिखना जिसके खिलाफ आप है, मेरे ख्याल में क्या है। अंत में तो बिल्कुल सिंपैथी नहीं है, तो वो सौहार्द तो होना चाहिए। जी। दोस्तों, थरूर साहब कह रहे हैं कि मोटी मोटी किताबें पढ़ना आम लोगों के लिए मुश्किल है, और इसलिए छोटी किताबें होनी चाहिए। अम्बेडकरनामा इसीलिए शुरू की गई थी कि बाबा साहब की किताब को सब लोग पढ़ नहीं सकते, कम से कम आप सुन सकते हैं। इस चर्चा में ईशान लाल भी मेरे साथ हैं, इनके भी 1-2 सवाल हैं, लेकिन इस किताब के बारे में जानना जरूरी है कि इस किताब में, बायोग्राफी में क्या क्या है। मोदी साहब का भाषण मैंने सुना 2015 का पार्लियामेंट में, और पढ़ा भी मैंने उनका पूरा भाषण। कह रहे हैं कि वो तो भक्त हैं अम्बेडकर के, लेकिन जो अम्बेडकर को मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे देखा, वो पूरा जो आइडिया है हिंदू नेशन को लेकर, माइनॉरिटी मेजोरिटी को लेकर, या डेमोक्रेसी को लेकर, संघ परिवार और बीजेपी, वो पूरा आइडिया ही ऑपोजिट दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि भक्त। देखिए, वो तो या वो लोग अम्बेडकर साहब को नहीं पढ़े हैं, या ये हिपोक्रेसी है। मतलब अम्बेडकर साहब तो अनफॉर्चुनेटली हिंदुइज्म के खिलाफ काफी चीजें कहे हैं। जी, जो शायद मैं भी कुछ पूरा के साथ सहमत नहीं हो सकता, लेकिन भाजपा तो बिल्कुल नहीं, भाजपा तो बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते। हाँ। और इसलिए जब मोदी जी कहते हैं कि मैं अम्बेडकर भक्त, तो पहली बात यह है कि अम्बेडकर ने कहा कि भक्ति बहुत बुरी चीज होती है राजनीति में। एकदम। उसने वो कभी नहीं चाहा कि कोई भी उनके बारे में एक भक्त बनूं। पार्लियामेंट में ही स्पीच है उनका, अम्बेडकर। मालूम है, मैं तो था उस मोदी जी ने भाषण दिया। मैं तो 2009 से बैठा हूँ पार्लियामेंट। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अम्बेडकर साहब के जो स्टैंड थे हिंदुत्व के बारे में, मेजॉरिटेरियनिज्म के बारे में, माइनॉरिटी के अधिकार, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, ये सब अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में भाजपा और अम्बेडकर साहब की राजनीति और रणनीति में कोई लेना देना अपोजिट है सीधा। बिल्कुल। मैं एक आइडिया पे काम कर रहा हूँ, कन्वर्जन, धर्मांतरण पे। डॉक्टर अम्बेडकर के जो पूरे भाषण है, पब्लिक एड्रेसेस, उस पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा पढ़ा है अम्बेडकर साहब। और जैसे ही कह रहे हैं कि मैं भक्त हूँ अम्बेडकर का, अम्बेडकर की वजह से हूँ, आपने सही कहा है, कोई लेना देना नहीं है। अम्बेडकर पे कई बायोग्राफीज लिखी गई हैं, और लगातार लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और दुनिया में भी और भारत में भी। इस किताब में कुछ ऐसी बात जिसको ज्यादा हाईलाइट न किया गया हो, अभी तक छूटा हुआ हो, जो कि रीडर को पढ़ना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, खास बात इसमें क्या है? देखिए, एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा हमारे महिला लेखकों को, कि अम्बेडकर साहब हमारे देश का प्रथम पुरुष फेमिनिस्ट था। जो महिला शक्तिकरण के बारे में आजकल हम बहुत सुनते हैं जी। अपना जो अम्बेडकर साहब है, उन्होंने जो शुरुआत से ही जो स्टैंड लिए, मेरे ख्याल में ये
कोई और राजनेता मेरे ख्याल में हमारे देश में नहीं लिए, नॉट जी, इवन ने। जी, वो कहा था कि विमेन शुड बी इक्वल टू मैन। हम्म, उसने कहा कि औरतों को, औरत 1930s और 40s की बात कर रहा हूँ, मैं तो 90 साल पहले की जी, बात जी, कर रहा हूँ। जी, कहा कि आप जल्दी में शादी मत कीजिएगा, आप पढ़े लिखे हो जाइए, और आपकी शादी में आप कहिए कि आपके पति का एक इक्वल Equal पार्टनर हो, हम्म, बिल्कुल, कि आप कोई ऑर्डर लेने वाले नहीं है। हम्म, बच्चों ज़रा कम हो जाए, हम्म, क्योंकि ज़्यादा बच्चा होने से आपकी फ्रीडम को, आपकी स्वतंत्रता तो कम हो जाएगी। उसने जब बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में विधायक था, उसने क्या किया, उन्होंने विमेन्स लेबर राइट्स के लिए बहुत लेजिस्लेशन लेके आई, जी, जी, विमेन्स जी, जी। वेजेस को बढ़ाने की काम की, और उसे ये भी कोशिश किया कि विमेन्स बर्थ कंट्रोल जी, के बिल लेके, वो तो कंजर्वेटिव ने हरा दिया। जी, जी। लेकिन ये सब जो फेमिनिस्ट बातें हैं, लोग ज़्यादा नहीं जानते नहीं जानते। कि 90 साल पहले एक व्यक्ति था हमारी राजनीति में जो औरतों के राइट्स के लिए बात कर रहा है। इस चर्चा में ईशान लाल भी मौजूद हैं। कुछ सवाल यंग जनरेशन, ईशान भी हिस्ट्री पढ़ते हैं स्टीफेंस कॉलेज में, जरूर साहब हिस्ट्री के स्कॉलर रहे हैं, स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े हैं, तो ईशान से बोलूँगा इनके मन में कोई सवाल है इस किताब को लेकर भी और यंगर जनरेशन को लेकर। Sir, Stephanian to a Stephanian. क्यों नहीं, कब? I had a personal conversation with your former teacher, Dr. K.M. Shrimali. जी, So he told me that you are a unique species in the sense that you are a political academician and a diplomat rolled into one. So how will you see and place yourself in the tradition of political academic writings, and any advice for the youth? but you know, most of my writing will be more considered to be popular writing rather than academic writing. But it is true that for some books I felt it necessary to back up my statements with footnotes. So there is a certain amount of scholarship embedded in a book like the Yes. Ambedkar book. My last book, The Battle of Belonging, which was about nationalism. I did a lot of reading of literature on nationalism. I had to put that in. So that one is perhaps more solidly grounded in political academic writing. And even some of my more polemical works, like The Paradoxical Prime Minister, you'll find it's sufficiently sourced and footnoted. Yeah. That, I think, is a good thing, because it shows that you're not just writing off the top of your head, you have got solid basis for your conclusions. But if you ask me, where do I situate myself? I mean, my concerns are the concerns of somebody concerned with public policy. I mean, they've been kind enough or bad enough to call me a public intellectual. I suppose that means that I'm interested in ideas in order to influence the direction of public discourse and public policy. So, Ishan, I would say that to that degree, Professor Shrimali is totally correct. But if you ask me where I situate myself, I'd say principally as somebody engaged with the national conversation on issues that are relevant to the formulation of public policy, guiding the direction in which the country is going. So I don't talk about secularism, the abstract. I talk about secularism because it is such an urgent, morally urgent issue in today's politics of India. Need of the hour. And exactly. Similarly, with this business we've got of our, if you look objectively at something like my book Why I'm a Hindu, Yeah. it is not just my statement about my faith, which it, of course it is, Yeah. but it has also been made necessary by the political misuse of Hinduism and Hindu identity and Hindutva by the current ruling forces and their Sangh Parivar. sympathizers. So nothing is purely academic or scholarly for the sake of scholarship. It is there, it is done in a scholarly way, but it is there to make a point that is relevant for public policy discussion today. तो ईशान साहब, और कोई सवाल? ये किताब है 200 पेज की महज किताब है और हिंदी में अनुवाद हो रहा है। मैंने ऑफर किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस किताब में असिस्ट करूंगा। और 2 पार्ट में एक किताब है, आप ज़रूर आप पढ़ें। पहला पार्ट है बुक 1 लाइफ एंड द सेकंड पार्ट इज लेगेसी पे। कैसे देख रहे हैं अम्बेडकर साहब की लेगेसी को? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण लेगेसी जी। है और मैं कहूँगा कि शायद राजनीति में और कोई इतना अच्छा उदाहरण नहीं है जो देहांत के बाद जी। उनकी रेपुटेशन और उनके इम्पैक्ट बढ़ते गए। अभी मैं कहूँगा कि अगर हमारे पूरे देश में देखें जितनी भी प्रतिमा मूर्तियाँ होती हैं जी। कोई भी राजनेता का, कि शायद गांधी जी के अलावा और कोई नहीं है जिनके इतने सारे प्रतिमा है पूरे जी, देश जी। में अम्बेडकर साहब। शायद गांधी जी से भी ज्यादा हो, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई भी गांव नहीं है हमारे देश में जहाँ कम से कम एक मूर्ति नहीं मिलेगी आपको अम्बेडकर साहब की। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो किया हमारे SC ST रिजर्वेशन संविधान में लिखते हुए,
उसके बाद आपको पता है कि मंडल कमीशन भी आ गया, ओबीसी भी आ गया। ये रिजर्वेशन मामला हमारी राजनीति में अभी किसी को भी छू भी नहीं सकते, इतने बहुत ये हुआ है। तीसरी बात यह है कि अंबेडकर साहब ने बहुत चुनाव हारे, मतलब अपनी ही जिंदगी में वो बहुत सक्सेसफुल राजनेता नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनके जो सारे महत्वपूर्ण कॉजेस थे ज्यादा हार जाने, मेरे ख्याल में 1937 के इलेक्शन में अच्छी जीत, और उसके बाद 40s में हारे, 45-46 के चुनाव में हारे, 52 में 2 बार हारे, एक बार चुनाव में, एक बार बाई इलेक्शन। तो इसलिए अंबेडकर साहब की राजनीतिक सक्सेस जो उनकी जीवित हुए वो देख नहीं सका, वो अभी हो रहा है, क्योंकि उनके जो आइडियाज है कौन चैलेंज करेगा। अभी जब मोदी जी भी आके कह रहे हैं कि मैं अंबेडकर साहब का भक्त हूँ, तो उसका मतलब यह है कि सब लोग उनके नाम पे, उनकी जो सोच है उस पर एसोसिएट करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में अभी मेरे सारे पार्टियां, इस साल तो अभी एक अंबेडकर वीक भी चला उनके जन्मदिन के आसपास, कि उनके सोच के बारे में चर्चा करें, पैनल डिस्कशन वगैरह हो जाए, एक पूरा हफ्ता इसको सेलिब्रेट करने के लिए। ये सब तो मेरे ख्याल में वो कभी इमेजिन नहीं किया होगा जब उनके ध्यान होंगे कि ये सब हो सकता है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा जो ऐसे विषयों के से दूर है। ब्रिटिश साम्राज्य जो हमारे देश को चलाए एक कम्युनल स्पिरिट में थे। वो मुसलमानों को मुसलमान करके देखते थे, हिंदुओं को हिंदू, जातिवाद तो बहुत बीजेपी ने किया। ये जो भेदभाव करते थे कि एक उदाहरण मैं लिखा हूँ मेरे इरा ऑफ डार्कनेस किताब में, कि लखनऊ में मुहर्रम मनाते थे तीनों, शिया, सुन्नी और हिंदू एक साथ, और कोई भी तकलीफ नहीं थी। ब्रिटिश ने आके कहा नहीं ये तो शिया फेस्टिवल है, सिर्फ शिया को जिम्मेदारी देगा, और उसके बाद तकलीफ हो गई सुन्नियों के साथ, और झगड़ा वगड़ा, रायत, सब कुछ। तो मतलब ये है कि ब्रिटिश सिस्टम ये था कि सबको कैटेगरीज में देखे, जैसे म्यूजियम बनाए, क्लासिफिकेशन के, लाइब्रेरीज बनाए, सेंसस बनाए, तो ऐसे भी लोगों को ऐसे डिवीजन करके ब्रिटिश ने आगे चलाया देश को। अंबेडकर साहब ने इसको बदल दिया। सही बात है कि वो अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम, मतलब रिजर्वेशन SC STs के लिए लेके आए, लेकिन उनका बेसिक कॉन्सेप्ट, 2 महत्वपूर्ण फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है संविधान पे जो अंबेडकर साहब के मन से ही आया। एक है इंडिविजुअल एजेंसी, कि हर भारतीय नागरिक होते हुए, व्यक्ति होते हुए, उनको अपना हक है, अपने अधिकार, योर राइट्स इनहेयर इन यू एज एन इंडिविजुअल सिटीजन। ये तो पहली बात हुई थी भारत, ब्रिटिश ने हमें नहीं दिया, ये अंबेडकर साहब ने दिया। दूसरी बात है कि उन्होंने ये भी किया कि फ्रेटर्निटी, ऑफ कोर्स उन्होंने कहा, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम सुनाई जाए लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो भी कोट किया, लेकिन अंबेडकर साहब के मन में ये बुद्धिस्ट संघों का ये आइडिया था। फ्रेटर्निटी जो है उनके मन में ये भारतीय कॉन्सेप्ट है कि हम भाईचारा, और ये भाईचारा होना चाहिए हमारे आपस में इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कि ऐसे कभी नहीं होना चाहिए कि कोई एक जातिवाद के कारण दूसरों को अपना भाई नहीं समझे। तो ये 2 कॉन्सेप्ट जो संविधान में लिखित है, ये अंबेडकर साहब के बहुत बड़े योगदान। तो ये भी इनके लेगेसी में मैं माना जाऊंगा, क्योंकि अगर आजकल हम ये सब बातें करते हैं उनके कारण। फिर दूसरी भी चीज़ें जो उनकी लेगेसी शायद अलग है, क्योंकि ये जो विवाद था महात्मा गांधी के साथ, विलेज, महात्मा गांधी चाहते कि सेल्फ रिलायंट विलेज रिपब्लिक में आगे बढ़ो। उसने कहा नहीं, अर्बनाइजेशन, सिटीज, इंडस्ट्री, नगर बना के इस किस्म के विकास होने चाहिए, क्योंकि विलेजर्स ने कहा कि गांव में है सारे प्रेजुडिस, सारे इग्नोरेंस, सारे सुपरस्टिशन, ये नहीं चाहिए हमारे देश में। लेकिन वो कहने से, और शायद वो ठीक ही था, लेकिन वो कहने से वो ये भी भूल गया कि लोकतंत्र में सारे नीचे स्तर पे डिसीजन देने का एम्पावरमेंट देना चाहिए। और मेरे ख्याल में उनके देहांत के 30 साल बाद हमारे पंचायती राज वाले 2 अमेंडमेंट्स आए, वो मेरे ख्याल में एक इम्प्रूवमेंट रहा। क्योंकि मैं केरला में जो मैं देखता हूँ, जो गांव में चुनाव की वजह से जो औरतें आए हैं, उनके शक्तिकरण, जो लोकल डिसीजंस लेने वाले उसी गांव में रह के गांव की ज़रूरतें समझ के जो करते हैं, ये सब अम्बेडकर साहब भी सोचना चाहिए था कि काफ़ी फ़र्क आ सकता है। जी, वो गुस्से में थे बहुत आना चाहिए, वो तो गुस्से होने के कारण काफ़ी गांधी जी ने कहा कि ये बहुत अच्छा है कि अम्बेडकर साहब हमारे सिर तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनने क्या क्या महसूस किया, क्या क्या मतलब कठिनाइयाँ, इंडिग्निटी, डिस्क्रिमिनेशन उसको सफ़र करना पड़ा,
तो नेचुरली गांधी जी भी कहा कि इट्स वंडरफुल, तो लेकिन शॉर्ट टेम्पर तो था। एक बहुत। बार दिलीप कुमार एक्टर उनसे हाँ। मिलने गए, आधा जल्दी हटा दिया, एक्टरों को पैसा नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। आखिरी सवाल सर, और थरूर साहब की 24 किताबें हैं, अगर ये टाइम देंगे तो आपको महीना 2 महीना पे एक आध किताब पे चर्चा मैं सुनाता रहूंगा, लेकिन आज चर्चा डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर है, उनकी किताब अंबेडकर लाइफ। आखिरी सवाल, संघ परिवार, आरएसएस परिवार है पूरा, बीजेपी पॉलिटिकल आउटफिट है, गांधी का सेलेक्टिव यूज करती है, वो सेलेक्टिव होकर, जब झाड़ू लगाना होता है तो गांधी याद आते हैं, अदरवाइज गांधी को गोली मारने वाले के साथ भी खड़े रहते हैं। बिल्कुल, और अहिंसा के बारे में तो कुछ नहीं। हाँ, और साधु लोग भी गोली मार रहे हैं उधर। नेहरू को अटैक कर रही है और अंबेडकर को कॉप्ट कर रही है, कॉप्ट सिर्फ सिंबोलिज्म में, आइडियाज में नहीं। आप ये कैसे देख रहे हैं? और बिकॉज यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो, और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के पास क्या प्लान है इसको काउंटर करने का? देखिए, कांग्रेस पार्टी मेरे ख्याल में नेहरू जी को डिफेंड कर रहे हैं। मैं तो पटेल साहब को भी इन लोग के कोऑप्टेशन की कोशिश, हाँ। मैंने उसको विरोध किया है, क्योंकि पटेल साहब बिल्कुल उनके खिलाफ थे। उनको खिलाफ थे। आरएसएस को बैन किया था जी, उसने, जी। उन्होंने। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, पटेल साहब जिस किस्म के उनके एटीट्यूड थे, जब आप शायद पता है, अब 2002 देखिए गुजरात में, और 1947-48 देखिए दिल्ली में, अब दोनों का फर्क काफी आ जी, जी। गया। पटेल सारे मुसलमानों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किए, और जब उन्होंने सोचा कि शायद दिल्ली के पुलिस और आर्मी वो खुद ये कम्युनल क्रोध में पड़े हैं, वो पुणे और मद्रास से जी, हमारे सोल्जर्स को लेके आए कि ये लोग मुसलमानों को संरक्षित करेंगे, कि वहाँ इस किस्म की ये नहीं है। जी, जी। वो बॉर्डर पे जाके पटेल साहब ने कहा, प्लीड किया कि सिख और हिंदू को, कि ये जो जाते हुए मुसलमानों थे जो रेफ्यूजीज होके पाकिस्तान में, उनको मारो मत, कि ये गांधी जी का रास्ता ये नहीं है, हाँ, उनको जाने दीजिए। बहुत वो ये यहाँ आके निजामुद्दीन दरगाह में प्रार्थना की जी, पटेल जी। जी कि आप कभी देखेंगे मोदी साहब को गुजरात के टोपी 2002 भी नहीं में पहनते हैं। टोपी भी नहीं पहनते। इसलिए मैं इनका कोऑप्टेशन के लिए भी खिलाफ हूँ। हाँ। अंबेडकर साहब के कोऑप्टेशन थे बिल्कुल। इसमें क्या, मैं रूड नहीं होना चाहता, लेकिन बकवास की बात है, क्योंकि जो भी अंबेडकर साहब लिखा है, जो भी विषय आप उठा लीजिए, महिला सब इनके खिलाफ जाएगा। हाँ, पाकिस्तान के बारे में, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, और मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बारे में, जो भी आप पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, भक्ति के बारे में, सब कुछ वो कहेंगे कि ये, अगर भाजपा अगर सीरियसली अंबेडकर साहब के आइडिया से एंगेज करना चाहते हैं, तो वो लोग अंबेडकर के खिलाफ ही होंगे। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि 2 आरएसएस नेता ने किताब लिखे हैं अंबेडकर के बारे में। हाँ, क्योंकि वो लोग ये भी कहते हैं कि देखिए, अंबेडकर हमें हिंदू धर्म को नहीं छोड़ के चला गया, बुद्धिस्ट होना तो ठीक है, हिंदू धर्म के एक साइड है। वो कह रहे हैं कि देखिए, वो मुसलमान नहीं बन गए, वो क्रिश्चियन नहीं बन गए, हिंदू धर्म के मतलब परिवार के अंदर आसपास ही रहा है। है, आसपास ही है। तो इसलिए वो लोग अम्बेडकर साहब को कोऑप्ट करने की कोशिश में चल रहे हैं। लेकिन बात यह है, दलितों को 16% वोट है, तो इसलिए आप वो लोग किसी को भी कोऑप्ट करने के लिए तैयार होंगे ये वोट मिलने के लिए। ये सब प्योरली राजनीति है, इसमें ना सिंसियर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट है, ना कोई समझ भी है कि उसका विश्वास क्या था, उनकी कन्विक्शंस क्या था। जी, शुक्रिया सर। और बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये किताब का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और पॉसिबली पब्लिशर का अगर नंबर मैं ले लूंगा थरूर साहब से, उनका नंबर भी डाल दूंगा, जो साथी किताब पढ़ना चाहे वो मंगवा भी सकते हैं इसको। और हिंदी में आने का इंतजार कीजिए, हिंदी जब किताब आएगी फिर इंटरव्यू सुनाऊंगा हिंदी वाले वर्जन पर, और उस पर और चर्चा होगी। पूरा वीडियो देखिए और पूरे सबको दिखाइए, परिवार के साथ दिखाइए, क्योंकि यहाँ मन की बात नहीं काम की बात होती है। शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, थैंक यू।